हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी की टॉपिक। और बैक्टीरियोलॉजी में आज एक हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस नए चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। कि बैक्टीरिया जो है हमारे इन्वायरमेंट में अगर ग्रो करता है तो वो कैसे ग्रो करता है और उसके लिए न्यूट्रिशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहली, अब आप बोलोगे कि सर इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो उसको क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स होगी, इसके बारे में हम भला क्यों पढ़ने जाए। उसको हमको सप्लीमेंट थोड़ा ही जाके देना है कि अब जैसे हमने एक पौधा लगाया तो पौधा हमारा मर ना जाए, उसके लिए हमें उसकी सप्लीमेंट्स की नीड होनी चाहिए, है ना। हमने एक डॉगी पाला या हमें कोई गाय पाला, भैंस पाला, कुछ भी, तो उसकी रख रखाव देखभाल कैसे होना वो तो इसेंशियल है, उसके बारे में हमें जानकारी लेना जरूरी है। लेकिन बैक्टीरियाज आर नॉट अवर फैमिली मेंबर। बैक्टीरिया जो है वो हमारे फैमिली मेंबर तो है नहीं। बैक्टीरिया तो हमारे कोई इसेंशियल तो है नहीं कि हम उनके बारे में पढ़ने जाए। है किस प्रकार से? इस प्रकार से कि बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में इन्फेक्ट कर दे, बैक्टीरिया यदि आपके बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर दे तो फिर उस बैक्टीरिया के एग्जामिनेशन करना इसेंशियल हो जाता है, उसकी लैबोरेटरी डायग्नोसिस होना इसेंशियल होता है ना सर। ओके, बैक्टीरिया की लैबोरेटरी की डायग्नोसिस में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस, बैक्टीरिया की लैबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या क्या कैसे कैसे चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं। बैक्टीरिया की लैबोरेटरी की डायग्नोसिस में हम लोग बैक्टीरिया को डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक से भी एग्जामिनेशन करते हैं और जो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में जो ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं उनको हम लोग कल्चर लगाते हैं, फिर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, और फिर जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव होते हैं उनसे हम लोग अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। इस प्रकार से इसकी डायग्नोसिस परफॉर्म की जाती है। तो बैक्टीरिया को इन विवो में ग्रोथ करवाएंगे तो वहां पर भी तो न्यूट्रिशन की नीड होगी। इन सबके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे काम करते हैं, ये सभी तो जानना जरूरी होगा। तो जब तक ये पार्ट नहीं समझोगे तब तक फिर कैसे आप डायग्नोसिस परफॉर्म कर पाओगे, है ना इसेंशियल। तो इसलिए बैक्टीरियल ग्रोथ और न्यूट्रिशन दोनों के बारे में जानना जरूरी होता है। और एग्जामिनेशन के व्यू से एक बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ और बातें जानिए, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस को ग्रो करने के लिए या अनदर लिविंग की भी बात करें, ग्रो करने के लिए कुछ एसेंशियल फैक्टर की नीड होता है। जैसे वो एसेंशियल फैक्टर क्या होते हैं सर? जैसे एसेंशियल फैक्टर हो सकते हैं, फूड की नीड होती है, सनलाइट की नीड होती है, वाटर की नीड होती है, एयर की नीड होती है। ये सारे एसेंशियल फैक्टर हमारे प्लेनेट जो कि अर्थ, धरती है, पृथ्वी है, इस पे अवेलेबल है। दैट्स वाई यहाँ पे लिविंग की पॉसिबिलिटीज है। हम लोग अनदर प्लेनेट पर हम लोग जब चर्चा करते हैं, जैसे मंगल हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, किसी भी प्लेनेट एज वेल एज आप उपग्रह की भी बात करो, जैसे चंद्रमा हो गया, इन सब पर कोई भी लिविंग क्यों नहीं पॉसिबिलिटीज है सर? बिकॉज ऑफ देयर आर नोट फेवरेबल एटमोस्फेरिक कंडीशंस आर अवेलेबल, लाइक एयर, फूड, वाटर, सनलाइट। कहीं सनलाइट प्रेजेंट है तो एयर नहीं है, एयर प्रेजेंट है तो सनलाइट नहीं है, कहीं सनलाइट और एयर दोनों है, एयर तो लगभग नहीं ही है, लेकिन है तो फिर वाटर नहीं है। तो वो सारे एसेंशियल कंपोनेंट केवल यही सारे के सारे फैक्टर अवेलेबल है। दैट्स व्हाई लिविंग पॉसिबिलिटीज है, ह्यूमन है, सारे के सारे लिविंग यहां जी रहे हैं। तो अब बोलोगे क्या बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं होगा? इसी प्रकार से बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए भी उनको एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं सर? बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि कार्बन हो गया, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गए। तो ये सारे जो हैं बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ, याद रखना सर इसको लिख के, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स कह सकते हो, एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं सर? कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है ना, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ये सभी की जो है रिक्वायरमेंट्स बैक्टीरिया को भी पड़ता है, जिससे अपनी बैक्टीरिया भोजन बना पाए और अपना लाइफ को सरवाइव कर पाए। अब अगर बात करें, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी कभी कभी जाता है कि अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन के बिहाफ पे, सभी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं बैक्टीरिया के, न्यूट्रिशन के बिहाफ पे अगर बात किया जाए तो बैक्टीरिया को दो प्रकार में क्लासिफाई किया गया है। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लिए बैक्टीरिया को कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, लेकिन ये हम पढ़ने जा रहे हैं केवल न्यूट्रिशन के बिहाफ पे। कभी कभी न्यूट्रिशन के बिहाफ पर भी पूछता है आपको। अगर मैं न्यूट्रिशन के बिहाफ पर कहूं सर, न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर मैं बोलूं कि न्यूट्रिशन के बेसिस पर जो है वो बैक्टीरिया को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन बैक्टीरिया जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं सर? ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और दूसरा वाला जो बैक्टीरिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं सर?
हेट्रोट्रॉप्स या हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ट्रॉप्स का मतलब ये समझ सकते हो कि जो भोजन है, इसेंशियल फैक्टर है, उसको बनाना। ऑटो का मतलब सेल्फ, वैसा बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट इसेंशियल कंपोनेंट जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्ट हो गए, जो भी एटमॉस्फेयर में इसेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, उस इसेंशियल कंपोनेंट को लेकर के और खुद का ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट्स बनाए और अपना भोजन तैयार करे, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। समझ में आई बात? ऑटोट्रॉप्स वैसे बैक्टीरिया होंगे जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट इसेंशियल कंपोनेंट्स को मिलाया और मिला करके अपने लिए ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट बनाया, जिसको यूटिलाइज करेगा और अपना लाइफ सर्वाइव करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया। समझ में आ गई सर? नाउ ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, केमो ऑटोट्रॉप्स, केमो ऑटोट्रॉप्स। एक बात यहां पर और इसेंशियल आप समझ जान लो कि जो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया होते हैं इनको लिथोट्रॉप्स बैक्टीरिया भी बोला जाता है। क्या? लिथोट्रॉप्स बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इससे क्वेश्चंस बनता है, याद रखना। पूछ देगा कि व्हाट आर द लिथोट्रॉप्स बैक्टीरिया, पूछ देगा व्हाट आर द फोटोट्रॉप्स बैक्टीरिया, पूछ देगा व्हाट आर द केमोट्रॉप्स बैक्टीरिया। तो सब याद रखना। ऑटोट्रॉप्स समझ में आ गया, और ऑटोट्रॉप्स को ही बोला जाता है लिथोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को दो प्रकार में बांटा गया है, फोटोट्रॉप्स एज वेल एज केमोट्रॉप्स। वैसे बैक्टीरिया जो कि अपना खुद का मेटाबोलाइट, ऑर्गेनिक या मेटाबोलाइट्स बोल सकते हो, जो खुद के यूटिलाइज्ड मेटाबोलाइट्स जो हैं वो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट के प्रेजेंस में बना है, वो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो कि लगभग फोटोसिंथेसिस, सनलाइट के प्रेजेंस में अपने भोजन बनाते हैं। इनको क्या सर? सिंथेटिकली यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिएंट्स बनाए, भोजन बनाए, उनको फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, या इनको फोटो ऑटोलिथोट्रॉप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? इनको फोटो ऑटोलिथोट्रॉप्स या फोटोलिथोट्रॉप्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? दे आल्सो नोन एज द फोटोलिथोट्रॉप्स भी इनको बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ व्हाट इज केमोट्रॉप्स? केमोट्रॉप्स बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से अपना भोजन बनाते हैं। ये भी भोजन खुद ही बनाए, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स खुद ही बनाए, लेकिन ये फोटो से बना रहे थे, सनलाइट से, और ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे सर? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। कैसे भोजन बनाते हैं सर? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो अपना भोजन बनाए उनको हम लोग बोलते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स या केमोलिथोट्रॉप्स, क्योंकि लिथोट्रॉप्स इनको बोला जाता है, या इसको क्या बोला जाएगा? केमोलिथोट्रॉप्स बैक्टीरिया। क्लियर है? ये बात समझ में आई अब? दूसरा हमने बोला हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया का मतलब हुआ वैसे बैक्टीरिया जो अपना मेटाबोलाइट सेल्फ नहीं बना पाएंगे, जो अपने लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जिएंगे। कैसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो भी इनको मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे हमारे बॉडी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे इनको प्रोटीन खाना हो, कार्बोहाइड्रेट खाना हो, लिपिड खाना हो, इलेक्ट्रोलाइट लेना हो, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे ही जिएंगे। सब लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे ही जीते हैं, हेवी लिविंग है तो उसी पे जिएंगे सर। बट यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बना ले रहे थे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट फैक्टर्स के थ्रू, ये सारे फैक्टर्स के थ्रू, ठीक। बट ये जो है दे कांट प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय इटसेल्फ, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अनदर लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। These types of bacteria are known as the heterotrophs. इनको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो फ्री में चाहिए, बैठे बिठाए चाहिए, अपने से नहीं करना है इनको। कैसे? ये दिल्ली के जनता हो रहे हैं लग रहा है, केजरीवाल सब कुछ फ्री में दे रहा है, फ्री में चाहिए इनको। देखो मैं राजनीतिक कमेंट नहीं कर रहा हूं, बस एक समझाने की बात गलत थी। इनको चाहिए फ्री में, मतलब कि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे, ये जो है अपना खुद के सर्विलेंस के लिए किसी अनदर लिविंग में चले जाएंगे, या नॉन लिविंग भी जहां होगा उसको सड़ाएंगे, गलाएंगे, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको यूटिलाइज करेंगे। तभी तो ये हमारे में इंफेक्शन क्रिएट करने आता है। एक्चुअल में बैक्टीरिया को मन नहीं होता कि ह्यूमंस में हम जाए इन्फेक्शन करने, प्लांट्स में जाए इन्फेक्शन करने, या कहीं पर भी हम ग्रो करके और इन्फेक्शन किसी को करें। ये एक्चुअल में बेचारे मजबूरी में जाते हैं, इनको अपना न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। जब आपके में इन्फेक्शन करते हैं, आपके अंदर इंटर करते हैं, तो आपका जो बॉडी में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं।
एंड मोस्ट ऑफ जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो हमें इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, दोज ऑल आर द हेटरोट्रॉप्स। मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरियाज आर द हेटरोट्रॉप। सबके सब ऑलमोस्ट जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो पैथोजन मतलब इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, वो सबके सब हेटरोट्रॉप्स हैं। अब इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, धीरे धीरे शुरू जगने लगा होगा, समझ में आने लगा होगा बात। अब आते हैं कि चलो ये बात समझ में आ गया, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन हुआ, ग्रो कर गया। बैक्टीरिया ग्रो करते कैसे हैं सर? जैसे कोई एक बैक्टीरिया, जैसे हम हैं ह्यूमंस, तो वी आर रिप्रोड्यूस बाय द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, सेक्सुअल मैटिंग होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, देन हमारा ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है, ऐसे ही होता है। सेम वे एनिमल में भी होता है, बर्ड्स में जो है एग होते हैं, एग में फर्टिलाइजेशन होते हैं, अलग अलग है। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? कोई एक बैक्टीरिया तो दूसरा कैसे रिप्रोड्यूस होगा? एक्चुअल में बैक्टीरिया आर द रिप्रोड्यूस बाय अ प्रोसेस दैट इज नोन एज द सेल डिवीजन। एक प्रोसेस होता है जो कि सेल डिवीजन के थ्रू जो है वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते हैं, और इस सेल डिवीजन के प्रोसेस को बोला जाता है बाइनरी फिजन। क्या बोला जाता है सर? इसको बोला जाता है बाइनरी फिजन, दैट इज नोन एज द बाइनरी फिजन। याद रखना, कभी पूछ देगा आपको कि बैक्टीरिया आर ग्रो बाय विच प्रोसेस, दैट इज द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या हुआ? देखो, बाई का मतलब क्या हुआ? दो। बाइनरी मतलब दो टुकड़ों में टूटना, दो टुकड़ा। बाइनरी मतलब दो, और फिजन मतलब होता है टुकड़ा, टूटना, विभाजित होना। जब एक पेरेंट सेल टूट करके दो डाउटर सेल में कन्वर्ट हो जाए, दिस प्रोसेस इज नोन एज द बाइनरी फिजन, और इसी को बोलते हैं बैक्टीरियल मल्टीप्लीकेशन। बैक्टीरिया का गुना होते जाना। अबे मल्टीप्लीकेशन ही तो होगा, एक था सो दो हो गया, दो होगा तो ये दोनों भी दो दो बनाएंगे, चार हो जाएंगे, फिर वो चारों भी दो दो बनाएंगे तो आठ हो जाएंगे, फिर वो आठों भी दो दो बनाएंगे तो 16 हो जाएंगे, और ये फिर भी बनाया ही जा रहा होगा आगे से। तो ये तो गुना ही हुआ। जैसे लाला जी हमें कोई ब्याज पे पैसा दे देते थे तो उनका पैसा बढ़ते ही जाता था, कभी खत्म ही नहीं होता था। वैसे ही इनका प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज इनका चलते ही रहता है। दिस इज द बाइनरी फिजन। एक्चुअल में बाइनरी फिजन स्टार्ट कब होगा? क्या कोई बैक्टीरिया, इसका तो कोई प्रोसेस होगा ना, कोई अल्टीमेटली सिग्नल तो होगा, है ना। ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कब हुआ? आफ्टर द सेक्सुअल मैटिंग। ऐसा तो नहीं होगा। सेक्सुअल मैटिंग कब होगा? जब दोनों इंटिमिटेंट होंगे फॉर बोथ फॉर ईच अदर। ऐसा तो नहीं है कि कोई रास्ते चलते फीमेल, रास्ते चलते मेल इमिटेंट हो जाते हैं। नोट दैट उसके कोई प्रोसेस है, कुछ सिग्नल्स हैं, कुछ अपना एक एटिक्वेट है, एक अपना एक पर्सनल मैटर है ना, जिसको कोई मैरिज बोल रहा है, कोई लिविंग रिलेशनशिप बोल रहा है, लॉट ऑफ होते हैं। बैक्टीरिया में क्या होता है और कैसे होता है? इंटरेस्टिंग बात। एक्चुअल में बैक्टीरिया का बाइनरी फिजन के लिए तब प्रिपेयर होगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि कानूनी रूप से लड़की या लड़के तब ब्याह कर सकते हैं जब 21 से एबव हो जाए। वैसे ही बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के लिए तब प्रिपेयर होगा जब इसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट हैं, या बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट्स जो हैं, जब वो ओवरलोडेड हो जाए। जब बैक्टीरियल सेल के अंदर जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट अगर ओवरलोडेड हो जाए, ओवरलोडेड का मतलब कि जितना उसकी एफिनिटी थी उसमें बहुत ज्यादा भर गया कंपोनेंट, अब उसको अपनी बॉडी सहा नहीं जा रहा, तो अब क्या करेगा? इट विल प्रिपेयर फॉर द बाइनरी फिजन। अब जो है बाइनरी फिजन के लिए प्रिपेयर होगा। अब जैसा कि हम बैक्टीरिया में जानते हैं बहुत सारे सेल कंपोनेंट तो, सेलुलर कंपोनेंट तो होते नहीं है। मुख्य रूप से एक होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए। क्या होता है सर? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, या क्रोमोसोम मटेरियल कह सकते हैं। न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता नहीं है, न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता नहीं है। क्या होता है सर? सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं बैक्टीरियल टॉक्सोनोमी में, सिंगल सर्कुलर डीएनए। और ए डीएनए जो होता है सर, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी ये दो जुड़वा भाई जो है वो प्रेजेंट होता है। देखो पहले पीक में है, जब ये सारे कंपोनेंट ओवरलोड हो गए, बहुत ज्यादा वजन हो गया बैक्टीरियल सेल बॉडी में, तो बैक्टीरिया क्या, रोज आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा तो कंपोनेंट तो एक्यूमुलेट होते ही जाएंगे ना सर, अब इसीलिए बात है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा? जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो दो डीएनए थे, उनको स्टार्ट करेगा सिंगल सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट करने का। ये क्या होंगे सर? ये स्टार्ट हो जाएंगे दो डीएनए, दो स्ट्रैंडेड डीएनए, एक देखो इधर एक इधर, पहले दोनों एक साथ थे, फिर दोनों अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी सेल की अगर डिवीजन होनी हो, चाहे हमारे सेल में भी जब डिवीजन होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा चुका हूं आपको कि सेल डिवीजन कैसे होता है ह्यूमन के सेल का, मिटोटिक एंड मियोसिस दोनों।
तो जब इस दो डीएनए एक साथ प्रेजेंट थे तो अलग अलग जो है वो हो जाएंगे, अब डीएनए मटेरियल स्टार्ट होना हो जाएंगे। आप जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी सेल के डिवीजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो न्यूक्लियस होता है, बट बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस है नहीं। तो न्यूक्लियस में ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जिससे डिवीजन हो पाता है? न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज डीएनए और आरएनए, दोनों में से कोई प्रेजेंट होते हैं जिससे कि डिवीजन होता है, या क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है जिससे डिवीजन होता है। तो यहां बिना न्यूक्लियस के डीएनए प्रेजेंट होता है, तो दोनों के दोनों स्टैंडर्ड डीएनए के जो है वो अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले अलग हुआ, जब दोनों और काफी दोनों में दूरियां आ जाएंगे, बोलेगा तुम अलग जाओ हम अलग जाते हैं सर, क्योंकि सेल का साइज बड़ा हो गया है, ओवरलोडेड हो गए हैं कंपोनेंट। तो क्या होगा कि जब दोनों के दोनों सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए सेपरेट होने लगेंगे पेरिफेरली साइड पे, देखो ये इधर आने लगा, ये इधर जाने लगा, यहां पर तो बिल्कुल इधर और इधर आ गया, कंप्लीटली पेरिफेरली हो गया। तो इसी ड्यूरिंग जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का, उस सेल वॉल में जो है ट्रांसवर्जन स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसवर्जन का मतलब क्या है? सिकुड़ाव स्टार्ट हो जाएगा बीच से, सेल के बीच से। इसी ट्रांसवर्जन को जो है हम लोग बोलते हैं सेप्टम। इट स्टार्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। सेप्टम मतलब कि बैक्टीरिया के सेल वॉल जो है ट्रांसवर्स होना, बीच से फटना स्टार्ट हो जाए, टूटना स्टार्ट हो जाए, इसी को बोलते हैं सेप्टम। कुछ ही पलों के बाद ये सेप्टम जो है वो टूट करके दो अलग अलग सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया के दो अलग अलग सेल वॉल बन जाएंगे और दोनों सेल वॉल में जो है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए हो जाएगा। आफ्टर फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स दिस सिंगल सर्कुलर डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो है सिंगल सर्कुलर में कन्वर्ट हुआ, अगेन जो है ये दोनों जो है डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों के दोनों एक एडल्ट जो पेरेंट सेल था बैक्टीरिया के, दो डाउटर सेल में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये दोनों डाउटर सेल फिर से डबल स्टैंडर्ड में हो जाएंगे, अगेन फिर से जो है ये दोनों जो है वो आपको दो डाउटर सेल फिर से बनाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज द बाइनरी फिजन। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से बैक्टीरिया एक से सैकड़ों हो जाते हैं, एक से लाखों हो जाते हैं। जैसे पहले के बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे ना, जब आप हमारे यहाँ एक तो संस्कार है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों को जो है वो प्रणाम किया करते हैं। तो पहले के बूढ़े बुजुर्ग को प्रणाम किया करते थे तो वो बोलते थे 1 से 11 हो जाना, मतलब एक तुम हो, एक तुम्हारी वाइफ होगी, जब दोनों एक एक मिलेंगे तो 11 तुम लोग बच्चे पैदा करना। एक वो लोग आशीर्वाद दिया करते थे। समझ लो इन लोगों को कुछ ज्यादा आशीर्वाद मिल गया कि 1 से लाखों हो जाना। ऐसा ही है। अब यहां पे तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि चलो सर ये आपने बता दिया कि बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, तो बैक्टीरिया 1 से 2 बन जा रहे हैं। क्या ये बाइनरी फ्यूजन अल्टीमेटली चलता ही रहेगा? तब तो बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में खत्म ही नहीं होंगे। ये है ना कॉम्प्लेक्स वाली बात। ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा हो गया। न्यूक्लियर बॉम्ब अगर हमने गिरा दिया तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो मल्टीप्लाई करते ही जाएंगे और लगभग धरती के जितने उसके रेंज होगी, जितना उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होगी, उतने प्लेसेस को जला डालेंगे, क्योंकि उनका विस्फोट या कहे इलेक्ट्रॉन्स की डिवाइडेशन होते ही रहता है, वो अनकंट्रोल्ड होते हैं। तो क्या ये भी ऐसा ही है? ये भी क्या एटम बम जैसा है? नहीं। एक्चुअल में बैक्टीरिया का कुछ समय के बाद, आफ्टर द फ्यू सेल डिवीजन, कुछ सेल के डिवीजन के बाद बैक्टीरियल बाइनरी फ्यूजन जो है वो स्टॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है स्टॉप? उसके पीछे 2 रीजन होते हैं। अभी बैक्टीरियल ग्रोथ, न्यूट्रिशनल ग्रोथ कर्व में भी इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि जब आफ्टर फ्यू सेल डिवीजन, मैं यहां लिखता हूं आफ्टर फ्यू सेल डिवीजन, यानी कि कुछ सेल के डिवीजन होने के बाद, एक कुछ सेल का डिवीजन हुआ, कुछ सेल बना डिवाइड करके, उसके बाद इसका जो है बाइनरी फ्यूजन विल बी स्टॉप। आफ्टर द फ्यू सेल डिवीजन बाइनरी फ्यूजन will stop, ये रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। Why? What is the reason of behind it? ये तो आगे भी तो बोलोगे कि सर्कुलेटरी ओवरलोड होता ही रहेगा उसके बॉडी में। एक्चुअल में क्यों रुक जाता है? उसके पीछे 2 रीजन होते हैं। फर्स्ट वन तो है दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन व्हाट इज दैट? डेफिशिएंसी, या इसको लिख सकते हो एक और वर्ड, एग्जॉस्टिंग ऑफ इन न्यूट्रिशन, एग्जॉस्टिंग ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जितना उस बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन अवेलेबल था उस समय, या उसके अगल बगल जहां पड़ा होगा, वहां पे जो भी न्यूट्रिशन थे वो उसका एग्जॉस्ट हो गया, यूटिलाइज हो गया। अब न्यूट्रिशन ही नहीं बचा, तो न्यूट्रिशन बचा, न्यूट्रिशन रहेगा तबे तो 1 से 11 बच्चे पैदा कर लिए, तो 11 बच्चे पैदा करने के बाद खिलाने की हमारी कैपेसिटी होगी तभी पैदा करेंगे ना, नहीं होगी तो कहां से करेंगे? हाँ जी। तो इसके पास तो एक कोई कमाने तो जाता नहीं, इसकी तो रिस्पांसिबिलिटी है नहीं कि कहीं गवर्नमेंट जॉब लेनी है फिर कमानी है, अच्छी सर्वाइव करनी है, ऐसा तो है नहीं। जो भी न्यूट्रिशन है उसी से लेना है, जिस पोस्ट में होगा, जहां पे पड़ा होगा। तो वहां पे प्रेजेंट न्यूट्रिशन खत्म हो गए, सारे के सारे खा गए, तो फिर आगे इनको मल्टीप्लिकेशन का सवाल ही नहीं पता होता। न्यूट्रिशन ही नहीं है तो बैक्टीरियल सेल में कहां से कंपोनेंट या न्यूट्रिशन का ओवरलोड होगा क्या? नहीं होगा। तो पहला रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन, पहला एग्जॉस्टिंग ऑफ द न्यूट्रिशन, सेकंड वन रीजन होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन्स।
सेकंड वन रीजन क्या होता है, ए हो गया फर्स्ट रीजन, और सेकंड वन रीजन क्या होता है सर, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। यानी कि जब इनका बाइनरी फिजन हो रहा था तो उस समय मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो हो रहा होगा ना सर, हर एक लिविंग में होता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, जैसे हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बनते हैं ना, यूरिया बन गया, यूरिक एसिड बन गया, अमोनिया बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, एक्सक्रेटरी वाटर बन गया, ये सब बनता है ना, क्रेटिनिन बन गया, सब तो है। तो इनके अंदर भी जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट तो बनेगा, ये टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करते हैं जब इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। अब वो टॉक्सिन्स का जब यहाँ प्रोडक्शन हुआ तो इनमें तो कोई एक्सक्रेटरी ऑर्गन है नहीं, किडनी में तो नहीं है कि फिल्टर करके बाहर करेगा, स्किन तो नहीं है कि पोस्ट के थ्रू बाहर करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है नहीं कि बाहर करेगा। तो इनके टॉक्सिन जहां इनका रिप्रोडक्शन हो रहा था वहीं पे एक्यूमुलेट होते जाता है, तो इनकी हिट एक्यूमुलेट मतलब जमा होने लगता है, तो इनका खुद का टॉक्सिन जो है इनको खुद मारने लगता है। हमें ऐसा होगा कि नहीं, हम जहां लेटे हैं वहीं पेशाब कर दे, टट्टी कर दे, स्पुटम फेंक दें, उल्टी कर दे और वहीं लेटे रहे, तो हम जीवित रहेंगे कि मर जाएंगे? मर ही तो जाएंगे सर। आपको 2 दिन कोई बाथरूम में बंद कर दे, तीसरा दिन तो आप राम नाम प्यारे हो जाओगे, पॉसिबल नहीं है ना, जहां हमारा टॉक्सिन और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हो वहीं हम सर्वाइव करें, नहीं है। तो इसलिए इन 2 कारणों से, एक तो न्यूट्रिशन खत्म हो गया, दूसरा टॉक्सिन का प्रोडक्शन यहां एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया, तो वही टॉक्सिन इनको मारने लगे, तो इनके कुछ सेल डिवीजन के बाद इनका डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। इस प्रकार से इनकी बाइनरी फिजन कंट्रोल होता है, समझ गए? नहीं तो फिर तो ये पूरे इन्वायरमेंट में हम ना बैक्टीरिया होते। पहला हो गया ये पार्ट, तो बोलो सर समझ में आ गया जी सर, चलो क्लियर है। एक बात और बताने जा रहा हूं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, मैंने बोला कि एक बैक्टीरिया टूट के 2 डॉटर सेल में हो गया तब तो ठीक है। कभी कभी बैक्टीरिया क्या होते हैं, जब इनका बाइनरी फिजन के बाद एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं तो इनके सेल वॉल अलग सेपरेट ना होकर के सेल वॉल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया यहां था पेरेंट सेल, एक अब बन गया सर 2 डॉटर सेल में बन गया, ये दोनों डॉटर सेल जो है वो भी 2 और डॉटर सेल बना दिए, 2 और डॉटर सेल बना दिए, ये भी 2 और डॉटर सेल बना दिए। इस प्रकार से बनते ही गया, ये बिछड़ते नहीं है, फटते नहीं है। या कभी सक्सेसिव डिवीजन हो गया, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल बनाया, फिर 2 डॉटर सेल जो है वो 4 डॉटर सेल बनाए, इस प्रकार से बनते ही जाता है, सेपरेट नहीं हो रहा है, सेल वॉल एक दूसरे से अटैच है। ये जो अटैचमेंट है कई सारे बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। जैसे इस प्रकार का बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्टोकोकस, इस प्रकार के बैक्टीरिया जो ग्रेप्स लाइक होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द बाइनरी फिजन देयर सेल वॉल डिडंट सेपरेट इन 2 डॉटर सेल, एक दूसरे से सेपरेट ना होकर के जुड़े हुए ही रह गए, इसीलिए इनका ऐसा स्ट्रक्चर या शेप बन जाता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया में पढ़ा चुका हूं, समझ में आया बात? अब क्यों स्टेफाइलोकोकस ग्रेप्स लाइक क्लस्टर बनता है, क्यों स्टेप्टोकोकस जो है चैन शेप बन जाता है, क्यों जो है कोई डाइप्लोकोकाई 2 कोकाई बन जाते हैं, ये सब ड्यू टू देयर बाइनरी फिजन की प्रॉब्लम से हुआ। क्लियर हुआ? चलो अब सेल डिवीजन समझ में आ गया होगा, होप सो। सेल डिवीजन के बाद एक जो अगला और नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें, जो आपसे कभी कभी पूछा जाएगा, जनरेशन टाइम। अब एक दिमाग में आपके आ रहा होगा ना कि चलो सर आपने 2 चीज हमें बता दिया, एक तो कि बैक्टीरिया जो है वो एक पेरेंट सेल 2 में टूटेगा, 2 4 में, 4 8 में, 8 16 में होता रहेगा, लेकिन ये आपने बोला कि डिवीजन जो कुछ समय के बाद रुक जाएगा, उसके 2 कारण हो गए, न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा और टॉक्सिन्स का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक। बट अब एक दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना कि ये बैक्टीरिया का सर कितने समय में जो है एक बैक्टीरिया टूट करके 2 बैक्टीरिया में बन जाएगा, इसका कोई समय निर्धारण तो होगा। जैसे हमारे यहाँ है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो आफ्टर द 9 मंथ शी विल बी द डिलीवर अ बेबी, शी विल डिलीवर द ऑफस्प्रिंग, बच्चे को जन्म देगी आफ्टर 9 मंथ, ये तो है ना, समय निर्धारित है। बैक्टीरिया के कंडीशन में क्या है, चलते ही रहता है क्या ऐसे ही? नहीं, इसका भी निर्धारित समय है, और इसी निर्धारित समय को बोलते हैं जनरेशन टाइम। क्या बोलते हैं सर? इसी निर्धारित समय को बोला जाता है जनरेशन टाइम। मतलब ये है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का मतलब क्या हुआ? सिंगल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अगर हम लिखते हैं, अगर हम देखो एक और अच्छी बात आ गई तो सुन लो, बैक्टीरिया जो है वो प्लूरल वर्ड है। क्या है सर? प्लूरल वर्ड। बैक्टीरिया मतलब लॉट ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, या 2 से अधिक बैक्टीरिया होंगे, प्लूरल होगा तो उसको बैक्टीरिया। और अगर एक बैक्टीरिया है तो उसको हम लोग बैक्टीरिया नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियम। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोला जाता है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का मतलब सिंगल बैक्टीरिया। क्या? सिंगल बैक्टीरिया। क्लियर है सर? ये बात समझ में आया? तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया को जो समय चाहिए गिव्स टू राइज द 2 डॉटर सेल, एक बैक्टीरिया जो पेरेंट सेल था उसको टूट करके 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होने में जो समय लगता है ऑन द ऑप्टिमम कंडीशन, अंडर द ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब क्या है कि ऑप्टिमम एटमॉस्फेयर मिला, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिला, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मिला, ये सारे ऑप्टिमम मतलब जितना चाहिए उसको वो सारे कुछ मिला। तो अगर ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर एक पेरेंट बैक्टीरिया को, एक सिंगल बैक्टीरिया को टूट करके 2 डॉटर बैक्टीरिया में कन्वर्ट होने में जो समय लगता है उसी समय को हम लोग बोलते हैं जेनरेशन टाइम। क्लियर हुआ सर?
ये बात समझ में आया। अब जो मेडिकली इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया होते हैं उनका जनरेशन टाइम जो है वो लगभग 20 मिनट माना गया है। जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो लगभग 20 मिनट के अंदर जो है एक पैरेंट सेल से 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से एक बैक्टीरिया, सिंगल बैक्टीरियम जो है विद इन द 24 आवर, एक सिंगल डेज में एक बैक्टीरियम एक दिन में कितना प्रोजेनी बना सकता है, लगभग कितने बच्चे बना सकता है सर? लगभग 10 टू द पावर 21 प्रोजेनी बना सकता है इन अ सिंगल डेज। एक दिन में इतना प्रोजेनी बना सकता है। अब 10 पे 21 जीरो 20 जीरो और बिठा दो, मिलियंस ट्रिलियंस, यानी एक बैक्टीरिया एक दिन में मिलियंस और ट्रिलियंस बैक्टीरिया बना सकता है। 10 पे 21 जीरो, 10 पे 20 जीरो, 10 को 21 बार मल्टीप्लाई करो, 10 10 10 10, कैलकुलेटर बंद हो जाएगा, कैलकुलेट करना। इतने जो हैं एक बैक्टीरिया जो है एक दिन में बना सकता है आपको नए डॉटर बैक्टीरिया, नए बच्चे को जन्म दे सकता है। सोचो क्या इनकी हालात रही होगी। और अगर इनको नहीं न्यूट्रिशन खत्म होता और टॉक्सिन्स नहीं प्रोडक्शन होता ना, तो ये क्या मचा के छोड़ देते तुम्हें। मेडिकली इंपोर्टेंस कितना? 20 मिनट। एक इंपॉर्टेंट बात रखना, कुछ 2 बैक्टीरिया ऐसे एक्सेप्शनल हैं जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई आता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो जनरेशन टाइम होता है वो 20 आवर्स होता है, यानी जो एमटीबी बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग एएफबी एसिड फास्ट बैसिलाई बोलते हैं, वो 20 घंटे में एक पैरेंट से 2 डॉटर में कन्वर्ट होता है। और लेप्रा जो है वो लगभग 20 दिन में एक पैरेंट से 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। इसीलिए इनको स्लो ग्रोविंग बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि इनको डिवाइड होने में समय लगता है। और जो जनरल बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर पे ग्रो करवाते हैं तो 24 घंटे में पूरा कल्चर प्लेट जो है भर जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जनरेशन टाइम कम है, 20 मिनट है। और एमटीबी का 20 आवर्स और लेप्रा का 20 डेज। याद रखना, कंपटीशन में पूछ देगा आपको कि व्हाट इज द जनरेशन टाइम्स ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो याद रखना 20 घंटा होता है। इट इज द जनरेशन टाइम। होप सो आज की चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इट इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। इस लेक्चर में हमने बैक्टीरियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन में ये चीजें समझी कि बैक्टीरिया का ग्रोथ होता कैसे, क्या क्या न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट, पहला हमने समझा कि क्या क्या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन के ब्याह पे कितने पार्ट में बैक्टीरिया को बांटा गया। दूसरा, बैक्टीरिया के सेल डिवीजन कैसे होता है और सेल डिवीजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। और थर्ड वन हमने जाना जनरेशन टाइम। अब हमने जान लिया कि बैक्टीरिया ग्रो कैसे करता है, क्या क्या चीजें नीड होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, कि अगर हमने प्लेट पे बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाया तो ग्रोथ करवाने में क्या क्या फेजेज आ सकते हैं, उस कर्व में हमें क्या क्या चीजें दिखेगी। दैट इज अ सो इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद फिर हम लोग बैक्टीरियल न्यूट्रिशन पे भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।